व्यूअर्स, सज्जनों वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल सैट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। आई नो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये वीडियो जो है वो है चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर की हिंदी ऑडियो बुक। तो जैसा मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैं बस पढ़ा था, तो जिससे मुझे पता चला कि ये द गर्ल इन रूम 105 है ना, जो केशव की स्टोरी है, उसी का कंटिन्यूशन है। लाइक उसी को कंटिन्यू किया गया है आगे। तो मे बी इसे बोला जा सकता है पार्ट 2, बट पार्ट 2 भी नहीं बोला जा सकता है प्रॉपर, क्योंकि ये कहानी पूरी तरीके से अलग है। बट स्टार्टिंग जो है वो केशव और उसके दोस्त से ही है। हाँ, तो शुरू करते हैं अध्याय 1 बिना किसी बकचोदी के। नहीं बन पाऊँगा भाई, कैरी मिनाटी। ओके, अध्याय 1। सारा दूध कहाँ चला गया, मैंने कहा। मेरे एक हाथ में अमूल का खाली कर्टन और दूसरे हाथ में फ्रिज का दरवाज़ा था। दूध गाय के पास लौट गया, सौरभ ने कहा। वह सोफे पर बैठा अपने नए चमचमाते वाइट स्पोर्ट्स स्नीकर्स के तस्मे बांध रहा था। उसकी मंगेतर प्रेरणा ने 4 महीने पहले उसे ये स्नीकर्स वेट किए थे। जाहिर है सौरभ के भूल से किसी जिम में प्रवेश करने के बजाय किसी लेडीज़ टॉयलेट में घुस जाने का अंदेशा ज़्यादा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सौरभ पूरा कर्टन भरा था। अब मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकता। मैंने शाम को बिस्कुट खाए थे, सौरभ ने कहा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जूतों के तस्मों पर ही था। और मुझे रूखे सूखे बिस्किट्स पसंद नहीं है। तो क्या तुमने उन्हें 1 लीटर दूध में डुबोकर खा लिया? मैंने उतना ही इस्तेमाल किया जितना था। मैंने हिकारत से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, खाली कर्टन को डस्टबिन में फेंका और उसे घूरता हुआ डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं बाद में एक और पैकेट ले आऊँगा, और जैसा कि हमने तय कर चुके हैं, हमें बात करने से बचेंगे। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे मैसेज करना, सौरभ ने कहा। किसी 12 साल के लड़के की तरह सौरभ ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया था। हम साथ रहते थे और इसके बावजूद हमारी ज़्यादातर बातें मैसेजेस पर होती थी। वह मुझसे महज 7 फीट दूर बैठा था, तब भी मैंने उसे व्हाट्सएप किया, मुझे अभी दूध चाहिए, चाय बनानी है। सौरभ ने अपने जूतों से नज़र उठाकर फ़ोन की स्क्रीन को देखा और मेरे मैसेजेस दिखाई दिए, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसने जुराबें चढ़ाई, डाइनिंग टेबल से अपना वॉलेट उठाया और उसे कुर्ते के जेब में रख लिया। ऑलिव ग्रीन कलर के फैब इंडियन कुर्ते में वह किसी हाथी के बच्चे जैसा लग रहा था, खासतौर पर ऊपर से एक मोटा काला ऊनी स्वेटर पहनने के कारण। मैंने फ़ोन पर एक और मैसेज टाइप किया, प्लीज़ जवाब दो। उसने जवाब लिखा, अभी जल्दी में हूँ, इस बारे में बाद में कुछ करता हूँ। फिर उसने फ़ोन का उबर ऐप खोला। डैम, कोई कैब नहीं है, न उबर की न ओला की। उसने अपने फ़ोन पर 5 मिनट तक स्वाइप करने के बाद ऊंची आवाज़ में कहा, क्या हुआ? मैंने डाइनिंग टेबल से कहा। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, उसने कहा। कमरे में और कोई नहीं है, तो क्या तुम दीवारों से बात कर रहे थे? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, सौरभ ने कहा और फिर से अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूं? मैंने कहा। नहीं, और प्लीज़ मुझसे बातें मत करो। सौरभ, तुम कितने समय तक यूँ मुंह बनाए रहोगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरता रहा। मैं बुक कर सकता हूँ, मैंने कहा, लेकिन उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। केशव, लीज ख़त्म होने के 2 महीने का समय है, क्या तुम प्लीज़ तब तक के लिए मुझसे दूर रख सकते हो? मैं कई बार सॉरी बोल चुका हूँ, सौरभ ने सिर हिला दिया, लेकिन फ़ोन से नज़रें नहीं हटाई। डैम इट, मैं ऑटो ले लूँगा, और भले इतनी सर्दी में मेरी कुल्फ़ी क्यों न जम जाए, सौरभ ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा और घर से बाहर निकल गया। मैं घर में बैठा शून्य में ताकता रहा। सौरभ अपने पीछे एक खामोशी छोड़ गया था। हाय, मेरा नाम केशव राजपुरोहित है और मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं इमोशनल भी नहीं हूँ, प्यार व्यार में मुझको भरोसा नहीं है। मैं टिंडर का इस्तेमाल करके लड़कियों से मिलता हूँ, लेकिन केवल उनके साथ सेक्स करने के मकसद से। और हाँ, इस मामले में मेरा जवाब नहीं। गए साल ही मैं 10 लड़कियों के साथ सोया था। जैसा कि आपने अभी देखा, मेरे फ्लैटमेट भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। सौरभ और मैं बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब वो मुझसे नफ़रत करता है
और हमारे फ्लैट के लीज के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से ब्रेकअप करना गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों था? मैं नालायक तो हूँ ही। अगर वो मुझसे दूर होना चाहता है तो मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दूंगा। सौरभ और मैं साइबर सेफ नाम की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। अगर आपकी आपस में लड़ाई हो जाए तो साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी हर कॉरपोरेट जॉब की तरह साइबर सेफ में काम करना भी कोई बहुत खुशगवार एहसास नहीं है। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी तो जेट डिटेक्टिव नाम की उस छोटी सी जासूसी एजेंसी में है जिसे मैं और सौरभ मिलकर चलाते हैं। यह एजेंसी हमने पिछले साल एक मर्डर केस को सॉल्व करने के बाद खोली थी। जेट डिटेक्टिव मालवीय नगर मार्केट में है, किराना दुकानों के पास। हमें कोई बहुत सनसनीखेज मामले तो नहीं मिलते, वैसे भी हम कहाँ के जेम्स बॉन्ड हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से जुड़े मामलों में मदद करने के लिए रॉ और आईबी भी हमसे संपर्क नहीं करती। हमें तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल केस भी नहीं मिलते। हमसे की जाने वाली अधिकतर इंक्वायरियाँ तो हमारे मोहल्ले के उन आंटीज़ की होती है जिन्हें अपने नौकरानी पर शक होता है कि कहीं उसने तो उनका सोने का हार नहीं चुरा लिया या उनके पतियों का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। कभी कभार होने वाले कोई लूटपाट जिसमें किसी का लैपटॉप या फ़ोन चोरी हो जाता है को छोड़ दे तो जेट डिटेक्टिव के पास करने का कुछ दिलचस्पी नहीं होता। जबकि मेरा कितनी तमन्ना है कि हमें कोई शानदार मर्डर केस मिले। लोग कहते हैं कि दिल्ली क्राइम कैपिटल है, पर ऐसा लगता तो नहीं है। मेरा फ़ोन बजता है। किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया, एक केस के लिए अर्जेंट मदद चाहिए। आप कौन है और क्या चाहते हैं? मैंने रिप्लाई किया, मैं सिर्फ प्रमोद गुप्ता। मुझे शक है कि मेरा ड्राइवर मुझसे जितने पैसे ले जाता है उतने का पेट्रोल मेरे गाड़ी में नहीं भरवाता। मैंने हिकारत से फ़ोन पटक दिया। मैं इस बकवास पर बाद में भी ध्यान दे सकता हूँ। अभी तो मैं सौरभ के बारे में सोच रहा था। ये मोटू इतना ओवर सेंसिटिव क्यों था? प्रेरणा ने उसे ऐसा बना दिया था। लेकिन नहीं, कोई भी उसकी मुटली मंगेतर के बारे में एक शब्द तो बोलकर बताए। हाँ, मैंने उसे मुटली कहा। जैसा सौरभ मोटू वैसे वो मुटली। क्या मैं किसी के शरीर का मजाक उड़ा रहा हूँ? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं बहुत हर दिल अजीज़ आदमी नहीं हूँ। वैसे भी मोटे को मोटा बोलने में क्या हर्ज है? मैं इससे बारे में इतना सोचूं ही क्यों? इसके बजाय मैं अपने लिए एक प्याला चाय बना लूँ। और क्या प्लीज़ कोई मेरे शहर से एक आध मर्डर वगैरह कर सकता है? मुझे एक अच्छे केस की खास सख्त दरकार है। ओके, मैं आपको बतलाता हूँ कि हम दोनों के बीच हुआ क्या था। जाहिर है मैं आपको अपने एंगल से ही बताऊँगा। 6 महीने पहले सौरभ के सिर पर शादी का करने का धुन सवार हो गया था। वैसे तो मुझे अरेंज्ड मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के लिए एक ऐसे एंगल से सौरभ की प्रोफाइल पिक्चर तो मैंने ही ली थी जिसमें वह कम से कम मोटा दिखाई दे रहा था। उसका बायो तक मैंने ही लिखा था। आई एम सौरभ। मैं एक वेल प्लेस्ड IITian हूँ और मेरे पर्सनैलिटी ईजी गोइंग और फन लविंग है। मैं एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। मुझे फूड पसंद है, वास्तव में बहुत सारा फूड और फिर थोड़ा और फूड। मुझे अल्कोहल से भी ऐतराज़ नहीं है और मेरे लिए एक अच्छी वीकेंड का मतलब ही 2 दिनों की लंबी तान कर सोना। जाहिर है सौरभ ने इसके लिए मुझे एक लात जमाई थी और आखिरी के 2 लाइनें हटा दी थी। इसके बजाय उसने लिखा था, नागपुर का एक डिसेंट फैमिली से दहेज नहीं चाहिए, एक वेल एजुकेटेड और एम्बिशियस करियर वुमेन को प्राथमिकता। मैंने डाइनिंग टेबल पर हाथ दौड़ाया। यहीं से तो सौरभ ने प्रेरणा को सबसे पहले वीडियो कॉल किया था। बहुत सारी नाकाम कोशिश के बाद आखिरकार सौरभ किसी एक ऐसे लड़के से मिला था जिसको लेकर वो एक्साइटेड था। उसका प्लान तो था कि वह उससे केवल 2 मिनट के लिए कॉल करेगा, लेकिन वो कॉल 2 घंटे तक चला था। सॉरी, लंच के लिए देर हो गई, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा देर तक बातें हुई। कॉल ख़त्म होने पर सौरभ ने कहा, ये लड़की तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, रियली? तुम्हें कैसे मालूम?
जिसके लिए तुम खाना भूल जाओ, और वो भी 2 घंटे के लिए। अगर यह सच्चा प्यार नहीं तो और क्या होगा। मेरी बात सही निकली। सौरभ प्रेरणा मल्होत्रा पर मर मिटा। वह रमेश और नीलम मल्होत्रा की इकलौती बेटी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पंजाबी जॉइंट फैमिली में रहती थी। वह ठीक वैसी लड़की थी जैसे सौरभ को चाहिए थी, एम्बिशियस और करियर माइंडेड। उसका अपना एक इंटरनेट स्टार्टअप था और वह बहुत अच्छा चल रहा था। उसके स्टार्टअप का नाम था ईटो, क्यूरेटेड फूड डिलीवरी। सौरभ ने मुझसे कहा, जोमेटो की तरह वो लोग डिशेस को टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सबसे टेस्टी क्या है जिससे ऑर्डर किया जाना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें वो क्यों अच्छी लगी, मैंने कहा। उसकी प्रेम कहानी में कहीं ना कहीं फूड वाला एंगल तो होना ही था। मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था, मुझे करियर वुमेन पसंद है, सौरभ ने कहा। ये तो सच है, मैंने कहा। अगले कुछ महीनों तक सौरभ और प्रेरणा एक दूसरे को डेट करते रहे, बशर्ते अरेंज्ड मैरिज की सिचुएशन में इस तरह से मिलने को डेट कहा जा सकता हो, या शायद इसे अरेंज्ड डेटिंग कहा जाना चाहिए। जल्द ही उन दोनों में इतना प्यार हो गया जितना कि किसी लव मैरिज कपल में भी नहीं होता होगा। कुछ कुछ ऐसा था कि जैसे प्रेरणा से मिलने के बाद सौरभ के पूरे डीएनए की रीवायरिंग हो गई हो। एक दिन मैंने उससे कुछ ऐसी आवाज़ में बातें करते सुना जैसी आवाज़ में माएँ अपने 6 महीने के बच्चों को सुलाते समय निकालती है। ओले माय प्रेरणा बेबू, तुम तो टायर्ड हो गई, तुम इतना वर्क क्यों करती हो मैं सोना बेबू। यह सुनकर मुझ पर क्या बीती मैं ही जानता हूँ। सौरभ के कपड़े पहनने के तरीके में भी बदलाव आया। टी शर्ट और पजामे के दिन लद गए, जो कि सौरभ की ऑफिशियल कॉस्ट्यूम हुआ करते थे। अब वो पूरी आस्तीन की कॉलर वाली कमीजें पहनने लगा। रात को सोते समय अब वो कैल्विन क्लीन की नाइट सूट ही पहनता था। एक रात जब हम डिनर करने बैठे तो पूरे कमरे में आफ्टर सेव की गंध भरी हुई थी। यह क्या कॉलोन है, मैंने कहा। हाँ, सौरभ ने कहा। क्या ये मुफ्त में बट रही थी? महकने में कोई बुराई तो नहीं है, तो नहीं, पर तुमको ये बात अपनी उम्र के 28 साल बिता देने बाद पता चली। प्रेरणा ने ऐसा कहने को कहा। सौरभ ने बड़ी कोमल आवाज़ में कहा, लेकिन मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अपने दोस्त के लिए खुश था। प्रेरणा उसकी होने वाली पत्नी थी, वो उसका क्रश, प्यार, गर्लफ्रेंड सब कुछ थी। वास्तव में वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली एक लौती लड़की थी। लेकिन मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। भले ही वह सब सुनने में चाहे जितना बुरा लगे, प्रेरणा यूँ तो अच्छी लड़की है, स्मार्ट, प्यार करने वाली, केयर करने वाली, लेकिन वो, मैं इससे किन शब्दों में कहूँ, थोड़ी ओवरवेट है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। वो मोटी थी। हाँ, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की परफेक्ट रिलेशनशिप वाली परफेक्ट गर्ल को मोटी कह कर पुकारा था। अब आप खुद ही मुझे जज कीजिए, लेकिन आप मुझे जज करोगे तो मैं भी तो लोगों के वजन को जज करता रहूँगा। फिर उन दोनों के आपस में जोड़ने वाली चीज़ें थी फूड। उनकी लगभग सभी डेट्स किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट में होती थी, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को प्यार से बुलाते भी तो थे खाने पीने वाले चीज़ों के नाम को लेकर। जैसे, तुम तो मेरे लड्डू हो, वह उसे मैसेज करती, और तुम मेरी जलेबी, सौरभ जवाब देता। तुम तो रसगुल्ले की चाशनी जैसी मीठी हो, आई लव यू माई लिटिल गुजिया। सीरियसली, वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे थे जितना वो अपने खाने को प्यार करते थे। जल्दी उनकी मिठाइयों की फहरिस्त खत्म हो गई। वैसे भी जब आप गुजिया पर पहुंच जाए तो आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि आप कितना नीचे चले गए हैं। मैं यह सोचकर ही काँप गया कि उनका भविष्य का किचन कैसा होगा। वह किचन नहीं, मिठाइयों का बंकर होगा, जहाँ किसी न्यूक्लियर
हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए मनुष्य छिप सकते होगे, लेकिन जाहिर है कभी कभी उनमें से कोई एक इंस्टाग्राम पर फिटनेस संबंधी कोई पोस्ट देखता तो एक्सरसाइज करने का प्लानिंग करने लगते। माई लिटिल बूंदी, हम एक साथ फिट हो गए ना, है ना? सौरभ ने उसे एक बार फ़ोन पर कहा। अव्वल तो अगर आप किसी फिटनेस रूटीन की प्लानिंग कर रहे हो तो एक दूसरे को खाने पीने की चीज़ों के नाम से पुकारना बंद कर देना चाहिए। पर उन्होंने शादी के बाद फिट होने के प्लान बनाए, लेकिन अभी के लिए उन्होंने तय किया कि वो खूब मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि ये समय ज़िंदगी में बार बार तो आता नहीं। ये समय ज़िंदगी में फिर नहीं आएगा। हार्ट अटैक तो कभी भी आ सकता है। वैसे मुझे यहाँ यह जोड़ना चाहिए कि मैं भले ही प्रेरणा से ज़्यादा फिट था, लेकिन उसका करियर मुझसे बेहतर शेप में था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ईटो के लिए 3 राउंड की फंडिंग पूरी कर ली थी। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने हाल ही में उसके कंपनी में 35% स्टेक के साथ $13 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। तो मेरे लिए बहुत लकी हो मेरे काजू कतली, फंडिंग राउंड पूरा हुआ, प्रेरणा ने सौरभ से कहा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच कहूँ तो मुझे इससे भी कोई समस्या नहीं थी। मैं तो सौरभ के लिए खुश था। अगर कोई मोटा है और उसके पास पैसे है तो मुझे इससे क्या। जब तक कि मेरा बेस्ट फ्रेंड खुश है तब तक मैं भी खुश। और सौरभ तो हमारे खुशी के पागल हो चुका था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रह गया था। कुछ बदल गया था। उसके पास अब शाम के लिए समय नहीं होता था। मैं यह समझ सकता, आखिर नए नए प्यार में डूबे आदमी की यह हालत होती है, लेकिन वह साइबर सेफ के काम में कोताही करने लगा था। मैं कुछ दिनों के लिए अमृतसर जा रहा हूँ, क्या तुम वो पीच प्रेजेंटेशन दे सकते हो जिसके लिए जेकब ने कहा था? एक दिन सौरभ ने कहा, पर तुम अमृतसर क्यों जा रहे हो? वो प्रेरणा ने कहा है कि मुझे अमृतसर कुलचे ट्राई करने चाहिए। क्या? वह उसका होम टाउन है, वहाँ उसके पापा की फैक्ट्री भी है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन अगले शुक्रवार की है, तुम हैंडल कर लो ना, सौरभ ने कहा। केवल इस बार, मैंने कहा। लेकिन यह केवल एक बार की बात कहाँ रहने वाली थी। सौरभ प्रेरणा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। वो प्यार में इतना डूब गया था कि एक बार वो पूरे 2 हफ्ते तक प्रेरणा के लिए ईटो ऐप की डिबगिंग करता रहा था। इसी समय हमें भी साइबर सेफ के एक क्लाइंट के लिए एक ज़रूरी कोड फिनिश करना था। मैं अकेला इसे समय पर पूरा नहीं कर पाया। हमारे क्लाइंट ने इसकी शिकायत जेकब से की और जेकब ने मुझ पर गुस्सा निकाला। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि ईटो की डिबगिंग में इतना टाइम लग जाएगा, सौरभ ने कहा। जेकब ने मुझको वार्निंग दी है, मैंने कहा। वेट, प्रेरणा का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, सौरभ ने कहा और मेरा फ़ोन काट दिया। मैं अब तक सब कुछ सहन कर सकता था। मैं प्रेरणा की फैमिली से मिलने तक गया था। उसके पेरेंट्स, भाई, मासी, चाचा, दादी, ये सब एक ही 3 मंजिला घर में रहते थे। मैंने उनकी एंगेजमेंट प्लानिंग की थी। सौरभ के कपड़े मैं ही बनवा कर लाया था और पार्टी में सबसे ज़्यादा डांस भी मैंने किया था। लेकिन आज वो सब भूल गया था। उसको केवल यह याद था कि मैंने उससे आखिरी बार झगड़ा करते हुए क्या कहा था। उस दिन मेरा दिन खराब था। हाँ, ये बात सच है कि शायद मुझे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अब तो यह आदमी मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था। वह घर छोड़कर जाना चाहता था, साइबर सेफ में अपनी डिपार्टमेंट बदल लेना चाहता था और जेट डिटेक्टिव बंद कर देना चाहता था। और इस सब के बावजूद बुरा मैं ही था। सीरियसली। अध्याय 2। हेलो, मैं सौरभ महेश्वरी बात कर रहा हूँ और कुछ समय के लिए मिस्टर केशव के बजाय अब मैं बोलूँगा। करवा चौथ का दिन है और मैं अपने मंगेतर प्रेरणा से मिलने जा रहा हूँ। मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक का ऑटो रिक्शा लेता हूँ। यह मालवीय नगर से बामुश्किल आधे घंटे की दूरी पर होगा। मैं अपने हाथों को लगातार मसल रहा हूँ ताकि वे ठंडे ना हो जाए। निकल गए? प्रेरणा का मैसेज देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ऑटो में हूँ, मैंने जवाब दिया। जल्दी आओ ना, मुझे भूख लग रही है। हाँ, मैंने कहा। भैया थोड़ा तेज़ चलो, मैंने ऑटो वाले से कहा। फिर मैं अपने फ़ोन को देखा और मुस्कुरा दिया। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान दूसरा कौन होगा। मेरी मंगेतर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी, जबकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई थी। वो कितनी स्वीट है ना। मैंने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी तक नहीं पिया। प्रेरणा ने मैसेज किया, कुछ खा लो ना मेरी चिक्की। नहीं, आधे घंटे में चाँद निकलेगा, तब
तुम भी आ जाओगे, मैं तभी व्रत तोड़ूंगी। आई लव यू, मैंने मैसेज किया। आई लव यू टू। और इसके तुरंत बाद एक और मैसेज आया, मेरे पास तुमसे शेयर करने के लिए कुछ खास है। क्या? आओ तो बताती हूँ। लेकिन है क्या? कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल, लेकिन बहुत ही स्पेशल। मैंने मुझे अभी अभी मिला है। मैंने उसे वीडियो कॉल लगाया, उसने उठाया, वो अपने कमरे में थी। मैंने उसका सुपर क्यूट चेहरा देखा, उसने सिर हिला दिया। क्या? मैंने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे करवा चौथ क्लोथ्स में आमने सामने देखो, जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ। लेकिन तुम मुझे क्या बताने वाली थी? बताऊँगी, जल्दी आओ ना। आई एम सो हंग्री, आई एम कमिंग, मैंने जवाब दिया। उसने फ़ोन रख दिया। अब ऑटो रिक्शा दिल्ली की ट्रैफिक से होकर गुजर रहा था। तब मुझे केशव की याद आई। तो मिस्टर केशव राजपुरोहित ने मुझे इस कहानी में अपना पहलू सामने रखने के लिए एक छोटी सी जगह देने की मेहरबानी की है। लेकिन इससे पहले कि वो आपको अपने एंगल से अपनी कहानी सुना चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले ही आपको ब्रेन वॉश कर चुके होंगे। उन्होंने शायद आपको बतलाया होगा कि मैं एक ओवर सेंसिटिव रोतलू हूँ और अब एक भोंदू पति बनने जा रहा हूँ, या कि मैंने ओवर रिएक्ट किया था और मिस्टर ओह सो कूल केशव तो बस यूँ थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे और मुझे इस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे हाँ, मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने आपको यह भी बतलाया होगा कि मैं अब साइबर सेफ में काम चोरी करता था और जेट डिटेक्टिव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। बढ़िया, फिर उन्हीं की बात मानते रहिए। लेकिन कूल इतना ही हुआ था कि मुझे प्यार हो गया था। ज़िंदगी में पहली बार प्रेरणा को मुस्कुराते देखकर ही मेरे भीतर से ऐसे पिघल जाता था जैसा चॉकलेट लावा केक। जब प्रेरणा फ़ोन लगाती थी तो उसका एक एक शब्द ऐसा होता जैसे कि इंजेक्शन से मेरी रंगों में खुशियाँ पहुँच रही हो। आप चाहे तो मुझे रोमांटिक फूल कह सकते हैं। केशव के विपरीत मेरी कभी कोई लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नहीं रही, कोई शॉर्ट टर्म हुकअप्स भी नहीं हुए। क्या उसने आपको अपने टिंडर एडिक्शन के बारे में बताया? हाँ, यह एक एडिक्शन ही है। बीते 1 साल में वह 10 लड़कियों के साथ सो चुका है। उसे तो उन लड़कियों के सरनेम भी पता नहीं है और कुछ मामलों में तो नाम भी नहीं। आप उसे स्टड या चाहे जो कह ले, लेकिन मैं तो इसे एक बीमारी कहता हूँ। लेकिन वो जो चाहे करे, उसको यह समझना होगा कि मैं उससे अलग हूँ। मेरी तो एक और केवल एक ही प्रेरणा है और पूरे जीवन में एक ही रहने वाली है। उसकी खुशी के लिए मैंने कुछ मर्तबा काम से छुट्टी ली। मैं उसके साथ घूमने गया और उसके काम में मदद की। मिस्टर केशव इससे अपसेट हो गए। मैं उन्हें 100% अटेंशन नहीं दे सकता हूँ और बच्चों की तरह मुँह फुलाकर बैठ गया। वो ये भी भूल गए कि चंदन क्लासेस वाले हमारे पिछले जॉब के दौरान जब वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे तो मैं किस तरह से काम में उनकी मदद करता था। मैं उनके लिए न केवल अच्छे बहाने बनाता बल्कि उनके असाइनमेंट भी फिनिश करता था। साइबर सेफ में भी उनकी एक टिंडर मैच थी जो केवल दोपहर में उनसे मिल सकती थी। तो जनाब ऑफिस से उठकर चल दिए और मैंने उनका फैलाया रायता साफ़ किया। मैंने जेकब से बोला कि उनकी कोई फैमिली इमरजेंसी है, लेकिन जब उनकी बारी आई तो मिस्टर सिक्स पैक मेरे रिलेशनशिप के बारे में उलझुल बातें करने लगे। और फिर एक दिन जब प्रेरणा घर आई थी, उसने सभी हदें पार कर दी। आप जानना चाहते हैं हुआ क्या था? तुम रुक क्यों गए? मैंने ड्राइवर से कहा। मुझे महसूस हुआ कि 5 मिनट में हम एक ही जगह पर है, हिले भी नहीं है। IIT सिग्नल, यहाँ बहुत समय लगता है, उसने कहा। मैंने समय देखा, 7:24 हो रहे थे। गूगल के मुताबिक चांद 7:40 पर दिखाई देने वाला था। मेरे पास अभी कुछ समय था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भूखी प्यासी प्रेरणा को 1 मिनट भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। मुझे किसी भी हालत में चांद से पहले वहाँ पहुँचना ही था, लेकिन जाहिर है चांद को दिल्ली की ट्रैफिक से नहीं जूझना था। कहाँ तक पहुँचे? प्रेरणा ने मैसेज किया। 20 मिनट की दूरी पर हूँ, IIT सिग्नल पर फंसा हुआ हूँ। कूल, तुम पूरा समय लो, मैं इधर कोशिश करूँगी कि बेहोश होकर गिर ना जाऊँ। तुम्हें भूख लग रही है ना मेरी गुलाब जामुन? मैं छत पर हूँ, पूरी तरह से तैयार और तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। चांद निकला? अभी तक दिखा तो नहीं है, मैं बस अभी आया, मैंने कहा।
सिग्नल तीसरी बार ग्रीन हुआ और इस बार मेरे ऑटो क्रॉस करने में कामयाब हुआ। मैंने अपनी जेब टटोली। उसमें सोने का हार था जो मैंने प्रेरणा के लिए लिया था। 15 मिनट बाद ऑटो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के खामोश लेन्स में प्रवेश कर चुका था। उसने मेट्रो स्टेशन पार किया और फिर एक ए ब्लॉक पर पहुंचा। प्रेरणा 400 स्क्वायर यार्ड की एक कोठी में रहती है। उसका घर पॉश बंगलों में की एक लॉन में मजदूर है। इन कोठियों के पीछे से एक पतली गली भी निकलती है जिससे उनमें प्रवेश करने के लिए पीछे का रास्ता भी बना है। इस समय फ्रंट डोर से घुसने का मतलब होता पूरे मल्होत्रा खानदान से मिलना। प्रेरणा और मैं, हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि शादी से पहले ही करवा चौथ का व्रत के लिए हम लव बर्ड्स का मजाक उड़ाया जाए। हमने पहले ही तय कर लिया था कि वह मेरे लिए बैक डोर खुला रखेगी। हाँ, बस यही। बैक लेन में पहुंचते ही मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने एंट्रेंस आगे से है। उसने खुले पैसे ढूंढते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा और बाहर निकल गया। सलेटी शाम और ठंडी हवा के चलते गली सामान्य से ज़्यादा अंधियारी लग रही थी और मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद अभी तक नहीं निकला था, या कम से कम जहाँ पर मैं था वहाँ से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीमी से बैक डोर खोला और उसे भीतर से लगा दिया। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सीढ़ियाँ चलने लगा, जहाँ मल्होत्रा परिवार का मुख्य बैठक खाना था। बीच वाली मंजिल पर रसोई घर था। वहाँ से गुजरते समय मुझे प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई दी और महक से मैं पहचान गया कि राजमा पकाया जा रहा था। शायद मल्होत्रा परिवार करवा चौथ के बाद वाले उत्सव की तैयारी कर रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचकर मैंने अपनी सांसें थामी। मांझी यानी प्रेरणा की दादी यहाँ पर अंजलि के साथ रहती है। अंजलि प्रेरणा की कज़न थी जो अमेरिका से आई थी। प्रेरणा की आंटी बिंदु भी इसी मंजिल पर रहती है। वह एक स्कूल में पढ़ाती है और अपने चश्मे घुंघरेले बाल भारी भरकम काया के कारण किसी डरावनी हेड मिस्ट्रीज जैसे दिखाई देती है। कुछ पल ठहरने के बाद मैं दूसरी मंजिल चढ़ने लगा। इस फ्लोर पर प्रेरणा अपने पेरेंट्स रमेश और नीलम मल्होत्रा और 14 साल के अपने भाई अजय के साथ रहती है। तीसरी मंजिल चढ़ते समय मैं हाँफने लगा। प्रेरणा के काका जी आदित्य इस फ्लोर पर रहते हैं। वे अकेले ही रहते हैं और यहाँ उनका म्यूजिक स्टूडियो था। इस फ्लोर से गुजरते समय मुझे म्यूजिक बजता सुनाई दिया। इसके बाद मैं आखिरी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा जो सीधे छत पर जाती है। मैं पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन मैं अपने साथ कॉर्न लाया था। मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया और छत के पहले से खुले दरवाजे को धकेल दिया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का यह गाना गाने लगा। इसी फिल्म में छत पर करवा चौथ का एक क्लासिक सीन था। आसमान का रंग गहरा काला हो चुका था। हल्का सा कोहरा छाया हुआ था जिसके कारण न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घरों के बत्तियां टिमटिमाती हुई सी लगी। गाना गाते गाते ही मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे दिखाई दिया चौथ का चाँद। आज की रात दिल्ली की सभी शादीशुदा औरतें अपने पतियों के साथ इसे देखने छत पर आई होगी। मैं अभी तो पति नहीं था, लेकिन 3 महीने बाद बन जाऊंगा। लेने तुझे ओ गोरी मैं गाना गाता रहा। मैंने आसपास देखा कि कहीं तो मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहने हाथ में छलनी लिए शर्मीली मुस्कान वाली प्रेरणा दिखाई दे। प्रेरणा अक्सर ऐसे मौकों पर शर्मा जाया करती है जबकि मैं उसकी उम्मीद नहीं कर रहा होता। प्रेरणा बेबू, मैं आ गया, अब तुम खाना खा सकती हो, मैंने कहा और हंस दिया। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। टेरेस के दरवाज़ा के पास एक स्विच था। मैंने उसे दबाकर बत्ती जला दी। छत पर पीली रोशनी फैल गई। पूरे टेरेस पर प्रेरणा कहीं नहीं थी। जलेबी, तुम कहाँ हो? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। टेरेस के एक कोने में लाल सुनहरे रंग की एक दुपट्टा नीचे पड़ा था। मैंने उसे उठा लिया। हवा चलती और उसका मलमली एहसास मेरे चेहरे को छू गया। मैंने अपने चेहरे को से हटाया और एक बार फिर छत पर गौर से देखा। मुझे 30 फीट की दूरी पर एक छलनी पड़ी दिखी। मैंने उसे उठा लिया और अपने हाथों में कुछ उलट पुलट देखा। फिर मैंने उसमें से चांद को निहारा, जैसे कि प्रेरणा करने वाली थी। क्या वह नीचे चली गई? मैंने फ़ोन निकाला और उसका नंबर लगाया, लेकिन उसके फ़ोन नहीं उठाया। घर के सामने मेन रोड पर हॉर्न गूंज रहे थे। शायद ट्रैफिक जाम हो गया था। मैंने टेरेस से झाँक कर देखा। दोनों तरफ ट्रैफिक थम गया था। प्रेरणा के ठीक सामने घर के सामने भीड़ लगी थी। मैंने देखने की कोशिश की कि मामला क्या है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं।
मैंने फिर प्रेरणा का नंबर मिलाया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज लिखा, तुम कहाँ हो बेबू, मैं तुम्हारे छत पर इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने मैसेज नहीं पढ़ा। व्हाट्सएप पर केवल एक टिक दिखाई दे रही थी। मैसेज डिलीवर तक नहीं हुआ था। तुम्हें भूख नहीं लग रही, आओ कुछ खा लो, मैंने एक और मैसेज भेजा। यह मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ। नीचे हो रहा शोर बढ़ गया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कुछ हुआ था और प्रेरणा भी वह देखने के लिए नीचे चली गई थी शायद। मैं छत के दरवाजे की ओर बढ़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। दरवाजे तक पहुंचने से पहले प्रेरणा के पिता रमेश और 2 लोग टेरेस की ओर जाते दिखाई दिए। मैं उन्हें पहचान लिया। वो गुप्ता और अरोड़ा थे और मल्होत्रा परिवार के पड़ोस में रहते थे। हेलो अंकल, रमेश अंकल के कुछ कहने से पहले मैंने कहा। सौरभ, तुम यहाँ उसके साथ थे? प्रेरणा के साथ? मैं तो उससे मिलने आया था, वो कहाँ है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ में जो दुपट्टा था उन्होंने उसे हल्के से छुआ। अंकल, मैं ऊपर आया तो मुझे यह यहाँ मिला। गुप्ता ने मेरे दूसरे हाथ से छलनी ले ली। उन्होंने उसे रमेश अंकल और अरोड़ा को दिखाया। मल्होत्रा जी, बेहतर होगा कि आप इस लड़के को यहाँ से जाने ना दें। कहाँ नहीं जाने दें? मैंने आश्चर्य से कहा। फिर मैंने रमेश अंकल से कहा, अंकल हुआ क्या है? मेरी अभी तो प्रेरणा से बात हुई, लेकिन वो चुपचाप सीढ़ियाँ उतरते रहे। गुप्ता ने मेरी कोहनी कसकर पकड़ ली। अंकल, आप मेरी बाहें को इतनी सख्ती से क्यों पकड़ रहे? मैंने गुप्ता से कहा। हम ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे थे। बैठक और मुख्य दरवाजे से होते हुए हम बाहर निकले। वहाँ अब भी भीड़ जमा थी। ट्रैफिक जाम था। कुछ कारें जाम से बचने के लिए यू टर्न ले रही थी। प्रेरणा के परिवार के कई लोग वहाँ खड़े थे। सौरभ, प्रेरणा की माँ नीलम आंटी ने सबसे पहले मुझे देखते उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा नाम तो जानती थी, लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रही थी। सड़क पर लोग घेरा बनाकर खड़े थे और तब जाकर मैंने प्रेरणा को देखा। वो सड़क पर मुंह के बल पड़ी थी। उसने लाल सुनहरा लहंगा पहन रखा था जो उसके उस दुपट्टे से मैच खाता था, और अभी कुछ मिनट पहले तक मेरे हाथ में जो था उसके बाल उसके पीठ और चेहरे की एक तरफ फैले हुए थे। अंधेरा होने के बावजूद मैंने देखा कि उसके सिर के पास खून जमा हो गया था। उसके आसपास लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। प्रेरणा, मैंने उसकी तरफ दौड़ते हुए कहा। रुक जाओ, रमेश अंकल ने कहा और मेरी कलाई पकड़ ली। अंकल, क्या उसे चोट लगी है? उन्होंने सिर हिलाया। क्या? मैंने कहा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, रमेश अंकल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने दूसरे लोगों की ओर देखा। आदित्य और अजय काठ की तरह चुपचाप खड़े थे। उसके पास में नीलम खड़ी सुबक रही थी। उन्होंने बिंदु का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन बिंदु की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरी अभी अभी उससे बात हुई थी। मैं इतने ज़ोर से चिल्लाया कि सब चौंक उठे। आदित्य आया और मेरे कंधों पर अपनी मजबूत बाह रख दी। उन्होंने मेरे पीठ को थपथपाया। आदित्य चाकू, आखिर हुआ क्या है? वो नीचे गिर गई, आदित्य ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने अपने आप को आदित्य की पकड़ से छुड़ाया और प्रेरणा के पास दौड़ते हुए गया। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके बाल सहलाने लगे। प्रेरणा, मैं आ गया हूँ, अब तो खा लो कुछ, मैंने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। रमेश अंकल और गुप्ता मेरे पास आए और मेरा कंधा थपथपाया। पुलिस आ रही है, गुप्ता ने कहा। बेहतर होगा कि बॉडी को डिस्टर्ब ना किया जाए। पुलिस? बॉडी? क्या? मैंने कहा। हमें तो इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। सौरभ, उठ जाओ, रमेश अंकल ने धीमे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। दोनों ने मुझे पकड़कर उठाया, कुछ कदम पीछे ले गए। गुप्ता ने मेरी निगरानी करने की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। उन्होंने मेरा दायां हाथ ऐसे पकड़ा कि मैं भाग न जाऊं। नीलम और बिंदु अब जोर से रोने लगे। कुछ बुजुर्ग औरतें आई और उन्हें चुप कराने लगी। मैंने देखा कि रमेश जी आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अजय ने आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। परिवार की यह हालत देखकर आस पड़ोस के लोग बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। चलो उसे एक तरफ कर दे, अरोड़ा ने कहा। नहीं, हमें पुलिस के आने तक रुकना चाहिए, गुप्ता ने कहा। मैं जैसे सुन्न हो गया था। यह नहीं हो सकता। शायद मैं एक बुरा सपना देख रहा था। शायद मैं अभी उठ जाऊंगा और सीधे प्रेरणा से मिलने के लिए दौड़ूंगा और हम छत पर चांद देखते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। प्रेरणा के सिर से निकला खून अब मेरे पैरों तक पहुंच रहा था। अंधेरे में उसकी धीमी गति को मैं घूरता देखता रहा। फिर मैंने प्रेरणा की ओर देखा। इस बार ध्यान से। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। यह उसने खास तौर पर करवा चौथ के लिए लगाई थी।
मेरा सिर चकराने लगा। मुझे अपने आसपास चीज़ें होते दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं उनका मतलब नहीं समझ पा रहा था। मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस आ गई थी। मैंने देखा कि पुलिस वाले प्रेरणा के पिता से बात कर रहे थे। एक ने अलग अलग एंगल से लाश की तस्वीर खींचना शुरू कर दिया। घर की छत की भी तस्वीरें ले गई। क्या अब हम बॉडी को एक तरफ कर दें? अरोड़ा ने कहा। वो कॉलोनी के प्रेसिडेंट थे और चाहते थे कि भीड़ तितर बितर हो जाए और ट्रैफिक खुल जाए। चलो उसे उठाते हैं, किसी ने कहा। किसी रॉबर्ट की तरह मैं भी आगे बढ़कर उन 6 लोगों में शामिल हो गया जो प्रेरणा के शरीर को उठा रहे थे। नहीं, यह नहीं, इसे घर में ले आओ, एक कांस्टेबल ने कहा। लाश के घर में ले जाया गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे रखना कहाँ है। कुछ चर्चा के बाद उसे बैठक में ले गया, लेकिन यहाँ भी लाश को कहाँ रखा जाए, इसका फैसला कोई कर नहीं पाया। आखिर बैठक जिंदा लोगों के लिए होता है जो कहीं भी बैठ सकते हैं, सोफे पर, आराम कुर्सी में या डाइनिंग चेयर पर, लेकिन एक लाश को कहाँ रखा जाए। किसी ने कहा कि उससे कारपेट पर लिटा दिया जाए। लाश से अभी तक खून बह रहा था और उसे हम जहाँ भी ले जाते वहाँ खून की लकीरें बन जाती। यह बहुत ही बुरा सपना था, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आंखें खून के लकीरें को देख रही थी। अखबार बिछाओ, एक पड़ोस ने आइडिया दिया। इसके बाद पुराने अखबारों के अनेक तरह कारपेट में बिछा दिए गए। दिल्ली टाइम्स के पन्नों पर जहां वरुण धवन की आलिया भट्ट का इंटरव्यू छपा था, हमने प्रेरणा की लाश को पीठ के बल लिपटा दिया और अब उसका खून से लथपथ चेहरा देख सकता था। उसकी नाक, गाल और एक आंख बुरी तरह से जख्मी हुए थे। अगर वह जीवित रहती तो इन्हें ठीक होने में बहुत समय लगता, एक पुलिस वाले ने कहा, और हमें साइड में हो जाए। उसे क्या हुआ है? मैंने पुलिस वाले से पूछा। छत से गिर गई, और क्या होगा? सिर फट गया होगा, पुलिस वाले ने कहा। उसने प्रेरणा के हाथ और पैरों को एक सम्मानजनक सीधे मुद्रा में ठीक किया। लाश से बहुत सलीके से नहीं लेटी होती है, उन्हें ठीक करना होता है। पुलिस वाले अपना काम इतने इत्मीनान से करते रहे जैसे कि अलमारी में कपड़े जमा कर रहे हो। अभी 20 मिनट पहले उससे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा। कांस्टेबल ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। जिंदगी खत्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, उसने कहा। मैंने फिर से प्रेरणा का चेहरा देखा। खून, मिट्टी और घावों के कारण वह बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बंद मुट्ठी पर हाथ रखा। उसे छुओ नहीं, हमें सबूत जुटाना है, कांस्टेबल ने कहा। वो मेरी मंगेतर है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ थरथर आ गई। आई एम सॉरी, कांस्टेबल ने कहा। उसने प्रेरणा के चेहरा को कागज़ से छिपा दिया। कुछ और बेहतर चीज़ें से चेहरा ढको, गुप्ता ने कहा। चंद मिनटों के बाद कोई सफ़ेद चादर लाया। चादर में उसका पूरा शरीर ढक गया, चेहरा समेत। तब मैं उसे नहीं देख सकता था, और तब जाकर मुझको इस बात का एहसास हुआ था कि प्रेरणा अब नहीं है। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। वो छत से गिर गई है, वो छत पर मेरे लिए गई थी। मैं रोने लगा। कुछ पड़ोसियाँ मुझे चुपचाप कराने आगे बढ़े, लेकिन मैं काबू के बाहर होता जा रहा था। तभी एक सीनियर पुलिस अधिकारी मेरे तरफ बढ़ा। छत पर तुम ही थे? उसने ठंडी आवाज़ में कहा। अभी अभी जो ट्रेजेडी हुई थी उससे उसको कोई सरोकार नहीं था। अचानक पूछे गए इस सवाल से मैं भी चौंक गया। मैंने रोना बंद कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। 3 और पुलिस वाले मेरे कमरे में चले आए। पड़ोसी एक एक कर जाने लगे। जो रह गए थे वो प्रेरणा के परिवार वाले से बात कर रहे थे और उन्हें दिलासा दे रहे थे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। जी, मैंने कहा। तुम छत पर क्या करने गए थे? उसने पूछा। मैंने उसके सीने पर लगी नेम प्लेट पढ़ी, विजेंद्र सिंह। उसके कंधे पर जो पट्टी थी उससे पता चलता था कि वह इंस्पेक्टर है। मैं उससे मिलने गया था, मैंने कहा। तो तुम उससे मिले? नहीं, वो मुझे वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी। तुम घर में किसी और से मिले थे? मैं अब असहज होने लगा। मुझे उसकी तफ्तीश अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी थी और मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि वह किस तरफ जा रहा है। मुझे यह भी मालूम था कि जब मामला पुलिस वालों का हो तो हमें कम से कम बोलना चाहिए। नहीं, मैंने कहा। क्यों? मैं पीछे के दरवाजे से आया था और सीधे छत पर चला गया था। छत पर क्यों? मैंने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। सभी मातम मनाने या दिलासा देने में व्यस्त लगे रहे। सर, आज करवा चौथ था और हमने ऊपर मिलने का प्लान बनाया था। वो मुझे और चांद को देखकर व्रत तोड़ना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। करवा चौथ? जी सर, आज करवा चौथ है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए व्रत रखती है।
मुझे मालूम है कि करवा चौथ क्या होता है, लेकिन तुम उसके पति नहीं हो। विक्टिम शादीशुदा नहीं थी। उसका नाम विक्टिम नहीं है, प्रेरणा है, और मैंने दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैं कहना चाहता था। 3 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। उसने मेरे खातिर व्रत रखा था। मैंने कहा इंस्पेक्टर ने कहा, जैसा उस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे पूरा वाक़या सुनाया। मैंने उसे बताया कि मैं कैसे ऑटो रिक्शा लिया, उससे बातें की और यहाँ छत पर चलाया, लेकिन यहाँ कोई था नहीं। इसके बाद अंकल आए और मुझे नीचे ले गए, बस इतना ही। मैंने कहा, यह तुम्हारा वर्शन है। इंस्पेक्टर ने कहा, यही हुआ है, मैंने कहा। उसने फिर किया। फिर वह रमेश अंकल की तरफ गया और उनसे कुछ सवाल करने लगे। कमरे में कई लोग थे, जिनमें से बहुत तेरे मेरे रिलेटिव बनने जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा जैसे मैं अकेला हूँ। बाहर एक कार का हॉर्न बजा। आदित्य बाहर गए। कार में कौन आया, यह देखकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। एक सफ़ेद कैब भीतर आई। उसमें से अंजलि बाहर निकली। उसके साथ उसका बैकअप था, जो उसके दुबले पतले शरीर की तुलना में बहुत भारी भरकम लग रहा था। हाय आदि मामू, क्या हो रहा है? उसने अमेरिकन लिहाजे में चहकते हुए कहा। आदित्य ने गंभीरता से सिर हिला दिया। क्या बात है? अंजलि ने कहा। फिर उसने आसपास देखा। कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों बैठक में चले गए। अंजलि ने फर्श पर बॉडी देखा, जो सफ़ेद चेहरे से लिपटी हुई थी। जाहिर है कोई मर गया था। क्या हुआ? क्या मंजी? हमारा सब कुछ चला गया। प्रेरणा चली गई, रमेश अंकल ने रूंधे गले से कहा। अंजलि बॉडी की तरफ गई। चादर हटाकर उसका चेहरा देखा। वहाँ उसकी कजन की लाश थी। प्रेरणा दीदी, उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा। आदित्य उसे दूसरी तरफ ले गया। लेकिन वो तो एकदम ठीक थी, अंजलि ने कहा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अजय, जो अभी तक जाने कहाँ खोया था, अंजलि के पास गया। दोनों एक दूसरे को हक किए और रोने लगे। जब चीज़ें थोड़ी शांत हो गई, तब हम परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर बात करना चाहेंगे, इंस्पेक्टर ने रमेश अंकल से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इससे भी इंस्पेक्टर ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। रमेश अंकल ने मेरी तरफ खाली नज़रों से देखा और सिर हिला दिया। हम बाहर कुछ देर रुके गए। जाने से पहले एक बार फिर आपसे बात करेंगे, इंस्पेक्टर ने रमेश अंकल से कहा। सभी पुलिस वाले बाहर चले गए। मैं दीवार से टिक कर खड़ा हो गया और प्रेरणा को एकटक देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या मुझे जाने दिया जाएगा? लेकिन क्या मेरे यहाँ रुकना भी सही है का? क्या किसी की मदद की ज़रूरत है? तब मुझे दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी की याद आई जो इस गरीब पे मेरी मदद कर सकता है। मैंने फ़ोन निकाल लिया। चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म होता है, और चैप्टर 3 मैं नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करूँगा। अब मुझसे ही, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है इसे रिकॉर्ड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।